हमारे साथ जुड़े हुए गेस्ट का मैं स्क्रीन पर स्वागत करता हूं। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता है और इनको मैं देवताओं के वकील कहता हूं। विष्णु जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ हिंदू जन जागृति समिति के रमेश शिंदे जी है। आपका स्वागत है। रमेश जी ने इसके ऊपर पुस्तक लिखा है और कई भाषण दिए हुए हैं। रमेश जी आज अपना पक्ष रखेंगे। सुदर्शन पर आपने हिंदू मैनिफेस्टो के संस्थापक जितेंद्र खुराना जी को भी वक्फ बोर्ड के कई डिबेट में देखा होगा और करीब करीब 15 साल पहले भी इस ऐसे डिबेट पर वो हमारे साथ जुड़े थे, इसलिए आज के शो में मैंने उनको बुलाया है। हमने अध्यक्ष वक्फ बोर्ड उत्तराखंड शादाब जी को बुलाया है। ये वहाँ पर कुछ बदलाव कर रहे हैं और इन्होंने काफ़ी काम किए हैं, इसलिए ये कट्टरपंथी मुसलमानों के निशाने पर है। लेकिन इस पर आज इनका क्या रुख है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। उसके पहले मैं विष्णु शंकर जैन जी के पास चलता हूँ। विष्णु जी, वैसे तो सरकार की तरफ से अधिकृत घोषणा नहीं है कि कल क्या होगा, लेकिन एक अनुमान है कि अब तक 5 अगस्त का रिकॉर्ड ये सरकार कंटिन्यू करते हुए वक्फ बोर्ड पर कार्रवाई करने या उसके ऊपर नकेल कसने की बात हो रही है। विष्णु जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वक्फ एक्ट 1995 का अध्ययन किया जाए तो उसमें ऐसे ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं जिसका रिपील किया जाना या जिसमें संशोधन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और देखिए, अगर वक्फ एक्ट की पूरी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को देखा जाए तो 1913 में पहला वक्फ एक्ट आया था, उसके बाद दूसरा वक्फ एक्ट आया 1923 में, फिर यूपी मुस्लिम वक्फ एक्ट आया 1936 में, और उसके बाद केंद्र सरकार का एक्ट आया वक्फ एक्ट 1954 और उसमें संशोधन हुआ 1984 में, फिर वक्फ एक्ट 1995 आया, फिर 1995 के एक्ट में 2013 में संशोधन किया। अब अगर आप 1913 के वक्फ एक्ट को आज के वक्फ एक्ट 2013 के अमेंडमेंट के बाद देखेंगे तो बहुत बड़ा फार चेंज है। चेंज क्या है? सेक्शन 4, 5 और 6 में जो नोटिफिकेशन होता है, इसका किसी भी आदमी को जिसकी संपत्ति इसमें जा रही है उसको नोटिस देने का प्रावधान नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही स्पष्टता से ये सारे लोगों से पूछना चाहता हूं और चैलेंज करें कि जैसे लैंड एक्विजिशन में सेक्शन 4 और 6 में नोटिफिकेशन होता था तो जिसकी संपत्ति जा रही है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, बताया जाता था, और अगर उसके ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन को सुना जाता था। यहां बताया ही नहीं जा रहा है और वक्फ में संपत्ति जा रही है। अब इसमें कांग्रेस सरकार ने 2013 में एक बदमाशी की। सेक्शन 6 में जो पहले शब्द यूज था वो था पर्सन एग्रीव्ड, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स आए थे 1979 में और उसके बाद 2010 में, जिसमें कहा था कि ये जो सर्वे होगा सेक्शन 4, 5 और 6 का, ये नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होगा। उस वर्ड को बदल के कांग्रेस सरकार ने पर्सन एग्रीव्ड को उसको कर दिया पर्सन इंटरेस्टेड, और उसके बाद राशिद वली बेग का जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया कि इसमें नॉन मुस्लिम्स भी एप्लीकेबल होंगे और किसी की संपत्ति अगर जाती है इस सर्वे में तो उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट, वक्फ ट्राइब्यूनल अपने आप में असंवैधानिक है। इस देश के संविधान ने 3 तरह की कोर्ट्स का वर्णन किया है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और चौथी तरह की कोर्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसका आर्टिकल 323A और 323B में गठन किया गया है। और किन मुद्दों पे ऐसी अल्टरनेटिव कोर्ट्स बैठ सकती है वो भी आर्टिकल 323A और B में मेंशन्ड है। वक्फ का वहां मेंशन ही नहीं है। तो वक्फ के नाम पे जो कोड बनाया गया है ये इटसेल्फ इलीगल है, और उसमें क्राइटेरिया क्या है कि उसमें एक मेंबर मुस्लिम लॉ का जानकार होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में कोई ऐसी कोर्ट आज तक बनी है जिसमें यह क्राइटेरिया हो कि उसमें एक मेंबर हिंदू लॉ का जानकार होगा? इसके बाद सेक्शन 40 में वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, 40(1) में और 40(3) में, और इसका उदाहरण हमने देखा है। तमिलनाडु का पूरा एक गांव आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, ज्ञान व्यापी को, कृष्ण जन्मभूमि को, सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, अलग अलग जगह बेंगलोर के ईदगाह मैदान को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका एक बहुत बड़ा पहलू है सुरेश जी, जो वक्फ की डेफिनेशन है, इसमें मैंने काफी रिसर्च किया है, जो वक्फ की डेफिनेशन है वो पूरी असंवैधानिक है। अगर आप जो मुस्लिम लॉ को अध्ययन करेंगे, मैंने इसका अध्ययन किया था, मुल्ला का मोहम्मदन लॉ और बेली का इस्लामिक लॉ, उसमें वक्फ का डेफिनेशन ये है कि अगर कोई इस्लामिक लॉ का जानकार या कोई इस्लाम मानने वाला अपनी खुद की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करता है तो वो वैलिड वक्फ होगी। दूसरे की संपत्ति को कब्जा करके कभी भी वक्फ नहीं बनाई जा सकती है।
और कांग्रेस सरकार ने जब वक्फ एक्ट 1995 लाया तो जो वक्फ की डेफिनेशन है उसमें डाइल्यूजन किया। सेक्शन 3 सब क्लॉज आर फॉर राजस्थान, सेक्शन 3R में वक्फ की सही डेफिनेशन नहीं दी। इसके बाद वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट आ गया। अगर आपके पास वक्फ डीड नहीं है कि भाई ये कैसे संपत्ति गई है, तो नया कंसेप्ट डेवलप कर दिया गया वक्फ बाय यूजर। और ये हमने देखा है बेंगलोर की ईदगाह मैदान के केस में वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट यूज किया गया। इसके बाद अगर आपको कोई भी ये जो सर्वे होता है, ये जितनी घोषणा होती है वक्फ एक्ट में, इसको आपको चुनौती देनी है तो 1 साल के अंदर वक्फ ट्राइब्यूनल में चुनौती देनी है। उसके बाद आपको अगर वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना है तो उनको 2 महीने का नोटिस देना होगा सेक्शन 89 में। जैसे एक उनको पैरेलल गवर्नमेंट का दर्जा दिया गया है, जैसे सेक्शन 80 सीपीसी में व्यवस्था है, उसी तरह से सेक्शन 89 में सेक्शन 89 वक्फ एक्ट में उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। सेक्शन 101 वक्फ एक्ट 1995 में उनके जितने वक्फ के जितने लोग हैं उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है। किसी पुजारी, पुरोहित, शंकराचार्य महान को आज तक पब्लिक सर्वेंट का दर्जा नहीं दिया है। सेक्शन 160 में वक्फ बोर्ड के लिए लिमिटेशन नहीं है। मतलब लिमिटेशन का लॉ ये है कि अगर आज एक हिंदू समाज का व्यक्ति, उसकी कोई संपत्ति कब्जा कर ली गई है तो एक समय सीमा के अंदर कोर्ट आपको आना है, 3 साल, 6 साल, 12 साल। उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, जब चाहे वो कोर्ट आ सकते हैं। और सेक्शन 108 तो एक अलग ही स्टोरी है सुरेश जी। सेक्शन 108 में इस समय पंजाब, हरियाणा और देश के अलग अलग राज्य बुरी तरह से जल रहे हैं, जो विस्थापित होकर पाकिस्तान से हिंदू भाई भारत आए थे और ये सोचते थे कि उनको ये संपत्ति मिलेगी, उसके ओनर बनेंगे। आज वो टेनेंट बने हुए हैं। और राजीव गांधी सरकार ने 1984 में वक्फ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट करके सेक्शन 66H लाया, और वही सेक्शन आज के वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 108 है। और केंद्र सरकार की जितनी संपत्ति थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950 के तहत, वो सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दी गई 1984 में। और आज उसका रिजल्ट ये है कि पंजाब, हरियाणा और देश के अलग अलग राज्यों में जो लोग रेंट पे रह रहे थे, पहले रेंट बहुत कम था, आज 30,000, 50,000, लाखों रुपए रेंट वक्फ बोर्ड वसूल कर रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और कानून के माध्यम से ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का भी इसमें जजमेंट आया है, जिसमें 2007 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा था कि डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे हाईएस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री वक्फ बोर्ड है।